हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की क्लास में हम देखेंगे नागरिकता। इससे पहले की क्लासेस में हम देख चुके हैं हमारे संविधान की जो हिस्ट्री रही है संविधान निर्माण की और संविधान की विशेषताएं, प्रीएम्बल, संविधान के स्रोत और भाग 1 आर्टिकल 1 to 4 में जो संघ और राज्य क्षेत्र के प्रावधान है वो हम देख चुके हैं। आज की क्लास में हम नागरिकता से संबंधित हमारे संविधान में जो प्रावधान है वो देखेंगे। ओके, तो जो हमारे भारतीय संविधान का भाग 2 है, आर्टिकल 5 से 11, उसमें जो है नागरिकता से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो आर्टिकल 5 में अधिवास द्वारा नागरिकता, अर्थात वह भारत का नागरिक होगा जो वह भारत राज्य क्षेत्र में जन्मा हो या फिर उसके माता पिता में से कोई एक भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो या फिर वह संविधान लागू होने से पहले कम से कम 5 वर्षों तक साधारण तौर पर भारत का निवासी रहा हो। इनमें से कोई एक भी शर्त वो पूरी करता हो तो उसको अधिवास द्वारा नागरिकता प्राप्त होती है आर्टिकल 5 के अनुसार। आर्टिकल 6 प्रव्रजन, पाकिस्तान से प्रव्रजन करके आए व्यक्तियों की नागरिकता, अर्थात जो पाकिस्तान से माइग्रेशन करके भारत आए हैं उनकी नागरिकता के लिए उनको भारत का नागरिक समझा जाएगा और उनकी जो नागरिकता है वो 2 वर्गों में बांटी गई है। एक जो 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ गए थे और दूसरा वो जो 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आए हैं। जो 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आए हैं उन व्यक्तियों को जो है यहाँ पे कम से कम 6 महीने रहने के बाद नागरिकता के लिए वो नागरिकता पंजीकरण के लिए आवेदन करके प्राप्त कर सकते हैं। ओके, और अनुच्छेद 7 पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले लोगों की नागरिकता, अर्थात वो लोग जो यहाँ भारत से पाकिस्तान गए थे लेकिन बाद में वो भारत लौटना चाहते हैं उनको नागरिकता मिलेगी। आर्टिकल 6 में जो लोग 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आए हैं उनके लिए जो प्रावधान है उनको उसके अकॉर्डिंग नागरिकता दी जाएगी। ओके, 19 जुलाई 1948 की तिथि, इसका क्या महत्व है, क्यों यही तिथि मेंशन की गई है? इस तिथि से क्या है कि जो भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत प्रवास करने के लिए जो है अनुमति पत्र की प्रणाली जो है शुरू की गई थी। इस तिथि को कब की गई थी? 19 जुलाई 1948 को। ओके, तो इसलिए इसका महत्व है और ये तिथि यहाँ पे मेंशन की गई है। ओके, आर्टिकल 8, इसमें क्या प्रावधान है कि इसके अनुसार जो भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता का प्रावधान है और इसके अनुसार जिस व्यक्ति का जन्म अथवा उसके माता पिता, दादा दादी या नाना नानी में से किसी का जन्म
भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा परिभाषित भारत में हुआ है। जब वो 1935 का अधिनियम आया था, उसमें जो भारत उसमें परिभाषित है, उस भारत में उनका जन्म हुआ होना चाहिए। और वर्तमान में वह व्यक्ति मान लो किसी अन्य देश में रह रहा है, तो वो भारत नागरिक समझा जाएगा यदि वह अपने निवास के देश में भारत के राजनयिक परिषद के प्रतिनिधि के समक्ष जो है नागरिकता संबंधी आवेदन प्रस्तुत करता है। ओके। आर्टिकल 9 में प्रावधान है कि किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वीकार करने पर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा। अर्थात फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति यूएसए चला जाता है, यूके चला जाता है, वो वहाँ पे 3 साल 5 साल रहने के बाद वहाँ की नागरिकता ले लेता है, वहाँ का नागरिक बन जाता है, तो जो भारत की नागरिकता है वो ऑटोमेटिकली उसकी समाप्त हो जाती है। ओके। इसके बाद हमारा जो नागरिकता अधिनियम 1955 है, इसमें अब तक जो है 8 बार संशोधन किया जा चुका है और इसमें इस अधिनियम के तहत आर्टिकल 11 के अंतर्गत जो है भारत की नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जाती है। और वो 5 प्रकार कौन कौन से हैं? जन्म से, वंशाधिकार से, पंजीकरण द्वारा, देशीयकरण द्वारा और विदेशी भूमि के अर्जन द्वारा। जन्म से तो समझ आता है कि कैसे मिलेगी, वंशाधिकार द्वारा कैसे, तो अर्थात उसके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी में से कोई भी भारत में जन्मा हो उस बेस पे। और पंजीकरण द्वारा ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है लेकिन वो क्या है, भारत की नागरिकता लेना चाहता है, ऐसे में वो भारत में जो है लगातार 5 या 7 वर्ष तक रहने के बाद जो है पंजीकरण द्वारा भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकता है। देशीयकरण द्वारा, अब देशीयकरण द्वारा कैसे है, मान लो कोई विदेशी नागरिक है, वो भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है, तो उसके लिए शर्तें हैं कि वह जिस देश का नागरिक है वो उस देश की नागरिकता उसको त्यागनी पड़ेगी। और दूसरी शर्त है कि वो उस देश का नागरिक नहीं होना चाहिए जहाँ पे देशीयकरण द्वारा भारत के नागरिकों को नागरिकता लेने से रोका जाता है। और तीसरी शर्त है कि देशीयकरण के आवेदन के तत्काल पूर्व वो कम से कम 1 वर्ष तक भारत में रहा हो, यानी कम से कम 1 वर्ष से वो भारत में रह रहा हो और वो उसका कैरेक्टर भी अच्छा होना चाहिए। और जो हमारे संविधान में 22 भाषाएं हैं, उन 22 भाषाओं में से किसी एक का ज्ञान उसको पर्याप्त होना चाहिए, मतलब अच्छा ज्ञान होना चाहिए किसी एक लैंग्वेज का, और वो हमारे राष्ट्र के प्रति सकारात्मक आस्था हो, उसकी निष्ठा हो, तभी उसको देशीयकरण द्वारा जो है भारत की नागरिकता मिल पाएगी। ओके। विदेशी भूमि अर्जन द्वारा, ये विदेशी भूमि अर्जन द्वारा अर्थात कोई एरिया भारत में जो है ऐड कर लिया जाता है तो वो ऑटोमेटिकली भारत के नागरिक बन जाते हैं उस एरिया के लोग। इसका एग्ज़ाम्पल हमने पिछली क्लास में देखा था
1974 में जब सिक्किम का विलय जो है भारत में होता है, तो ऑटोमेटिकली जो सिक्किम के निवासी थे वो भी भारत के नागरिक हो जाते हैं। ओके। नागरिकता समाप्ति के लिए क्या प्रावधान है? अब जो हमारे 10 और 11 आर्टिकल हैं उसमें ये भी 11 आर्टिकल के अंतर्गत ही आती है। नागरिकता प्राप्ति 5 प्रकार से की जाती है। और आर्टिकल 10 क्या बताता है? आर्टिकल 10 जो है स्पष्ट करता है कि किसी नागरिक की नागरिकता का अधिकार किसी अन्य प्रकार से बनाई गई विधि के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार से छीना या समाप्त नहीं किया जा सकता। अर्थात जो हमारी संसद द्वारा संविधान में जो विधि बनाई गई है उसके तहत ही जो है नागरिकता का अधिकार छीना जा सकता है। इसके अलावा किसी और तरीके से नागरिकता का अधिकार नहीं छीना जा सकता। ओके। आर्टिकल 11 और जो नागरिकता अधिनियम 1955 है उसी में आर्टिकल 11 के तहत जो है नागरिकों की समाप्ति, नागरिकता समाप्ति तीन तरह से की जा सकती है। और वो 3 प्रकार कौन से हैं? परित्याग, रिनंसिएशन, पर्यवसान, टर्मिनेशन, वंचित किया जाना, डेप्रीवेशन। परित्याग से कैसे? अर्थात कोई भारत का वयस्क नागरिक है, वो अपनी जो है घोषणा कर सकता है, नागरिकता त्याग कर सकता है घोषणा करके। और ऐसा वो तभी कर सकता है जब उसने किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ली हो। ओके। वैसे नागरिकता कोई त्याग नहीं सकता, लेकिन अगर दूसरे देश में कहीं नागरिकता ले ली है तो वैसे में उस तरह से वो अपनी नागरिकता त्याग सकता है। ओके। पर्यवसान अर्थात भारत का वह नागरिक जिसने देशीयकरण और पंजीकरण के द्वारा जो है इच्छा से भारत की नागरिकता स्वीकार की थी, लेकिन अब क्या है, वर्तमान में वो जो है किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करना चाहता है, तो ऐसे में क्या है, उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ओके। ये इसका अर्थ है पर्यवसान का। वंचित किया जाना, अब ऐसा भारतीय नागरिक जो पंजीकरण के द्वारा भारत का नागरिक बना है और वह केंद्र सरकार के आदेश द्वारा नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। ओके। ये थे नागरिकता के। तो नागरिकता ग्रहण करने के लिए 5 प्रकार से नागरिकता ग्रहण की जा सकती है और नागरिकता समाप्ति जो है 3 प्रकार से की जा सकती है। ये प्रावधान हमारे संविधान में है और आर्टिकल 11 के अंतर्गत आते हैं ये। ओके। नेक्स्ट देखते हैं विदेशी निवासियों के लिए भारतीय नागरिकता। जो विदेशों में रह रहे हैं, विदेशों में बसे भारतीय मूल के लोगों की 3 श्रेणियां दी गई है। 1 NRI अनिवासी भारतीय, नॉन रेजिडेंट इंडियंस, और दूसरा भारतीय मूल के व्यक्ति, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन्स, और भारत के सीमा पारीय नागरिक
ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। ये एनआरआई क्या है कि ऐसे भारतीय नागरिक जो नौकरी करते हैं या फिर अपना कोई व्यवसाय करने के उद्देश्य से जो है 182 दिन 182 डेज और या फिर इससे अधिक दिनों तक ये विदेशों में रहते हैं और भारतीय पासपोर्ट धारण करते हैं, ये एनआरआई कहलाते हैं। ओके। भारतीय मूल के व्यक्ति ये वे लोग होते हैं जो स्वयं अथवा जिनके पूर्वज कभी भारत के नागरिक थे लेकिन वर्तमान में ये किसी दूसरे देश के नागरिक बन गए हैं। ओके, ये PIO है। और तीसरा है हमारा भारत के सीमा पारीय नागरिक। ये कौन होते हैं? OCI। इसमें क्या है, जो भारतीय मूल के व्यक्तियों को विदेशी भारतीय नागरिकता प्रदान करने संबंधी इसमें अपवाद है बांग्लादेश और पाकिस्तान। इनको छोड़कर बाकी देशों से अगर वो जब तक कि उनके गृह देश स्थानीय कानूनों के अनुसार दोहरी नागरिकता प्रदान करते हों। ओके। और इसमें जो है OCI के लिए जो भारत के सीमा पारीय नागरिक हैं उनके लिए शर्तें हैं कि वो संविधान के लागू होने के समय 26 जनवरी 1950 या फिर उसके बाद भारतीय नागरिक था और जो 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक बनने के लिए अर्ह था या फिर वह उस भूभाग का निवासी था जो 15 अगस्त 1947 को भारत का अंग बन गया, तो वो भारत के निवासी कहलाएंगे। ओके। तो ये थे हमारे NRI, PIO और OCI। अब देखेंगे नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। ये 2019 का जो संशोधन है, ये जो नागरिकता अधिनियम 1955 है उसमें 8वीं बार का संशोधन है। और इसमें संशोधन किया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान के जो है कौन कौन सी कम्युनिटी है, ये हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी ईसाई इन समुदायों से संबंध रखता है तथा उसने 31 अक्टूबर 2014 को अथवा उससे पूर्व भारत में प्रवेश किया है और उसके पास वैध दस्तावेज नहीं है, तो वो उसे जो है अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। ओके। और इसके अलावा उसके जो अवैध प्रवास के विरुद्ध जारी सभी कानूनी कार्रवाइयाँ भी बंद की जाएगी। ओके। और दूसरा इसमें जो संशोधन किया गया है, दूसरा है कि इस अधिनियम में जो भारत की नागरिकता प्राप्ति हेतु भारत में निवास करने की अनिवार्य अवधि को जो है 11 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। ओके। और तीसरा है कि जो व्यक्ति जिस कम्युनिटी के ऊपर हम बात कर रहे हैं, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, तो इन कम्युनिटी के जो व्यक्ति हैं
उनके द्वारा नागरिकता हेतु आवेदन करने पर उन्हें देशीयकरण के माध्यम से नागरिकता दी जाएगी। ओके। और इस अधिनियम में ये भी प्रावधान है कि जो असम, मेघालय, मिजोरम एवं त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों तथा जो बंगाल के पूर्वी सीमांत विनियम 1873 के अंतर्गत अधिसूचित आंतरिक सीमा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के जो अवैध प्रवासियों पर है लागू नहीं होंगे ये नियम। ओके। और यदि कोई OCI कार्ड धारक भारत सरकार द्वारा निर्मित किसी कानून का उल्लंघन करता है तो उसका OCI कार्ड जो है निरस्त किया जाएगा। ओके। ये थे हमारे नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के प्रावधान। तो यही है हमारा चैप्टर आज का, नागरिकता। सो थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।